आ, हम लोगों ने स्टार्ट करना था। लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था डिविडेंड्स तक। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लोन नोट्स या लोन स्टॉक क्या होता है जी। लिमिटेड कंपनी के पास एक और सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस होता है, और वो क्या है कि लोन नोट्स को इशू कर लेना। लोन नोट्स लोन नोट्स क्या है जी? लोन नोट्स हैं कि आप कह लो जी फिक्स टर्म लोन्स हैं, फिक्स टर्म लोन्स हैं। अ, इसको लोन स्टॉक भी कहते हैं, लोन नोट्स भी कह सकते हैं सिंपली। आप अगर सिंपली आपने किसी को बताना है कि लोन नोट क्या है, तो ये वो डॉक्यूमेंट है, वो एविडेंस है कि यार कंपनी जो है वो लोन में है। सर्टिफिकेट है कि भाई आपने जो कि आप लैंडर को देते हो जब आप उसे लोन ले रहे होते हो। ठीक है। इसकी भी एक नॉमिनल वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल $100 वगैरह वगैरह इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है जो आपसे लोन नोट्स परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है। ये किसी भी वैल्यू पे हो सकती है, सेम एज द नॉमिनल वैल्यू। लोन नोट की जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स होता है। ठीक है। मैं जब शेयर्स लेता हूँ तो भाई मेरे ऊपर है, मैं 1 साल के लिए लूं, 1 महीने के लिए लूं, 1 दिन के लिए लूं, 10 साल के लिए लूं। लेकिन लोन नोट्स का जो टर्म होता है वो फिक्स होता है, 1 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल, व्हाट्स है वो। ठीक है जी। और जो इशुअर होता है यानी कि जो लोन लेता है, तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उसको सूद भी देना पड़ सकता है। और इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल वैल्यू की बेसिस पे कंप्यूट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। और इंटरेस्ट जो इंक्लूड होता है फाइनेंस कॉस्ट में, वो कहाँ जाता है? वो आपका जर्नम में जाता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाता है। ठीक है जी। इसमें आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? जब आपको पैसा मिलता है, जब आपको लोन मिलता है, ठीक है, तो जाहिर है आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आपने उसको कभी ना कभी रीपे करना है, इजंट इट? तो सिंपल है, आपकी एंट्री क्या बन गई? ओ सॉरी, कैश डेबिट और नॉन करंट लाइबिलिटी क्रेडिट। अब जाहिर है जब तक आपने लोन लिया हुआ है तब तक आपने उस पर एक फाइनेंस चार्ज या यूं कह लो कि इंटरेस्ट, सूद जो है वो पे ऑफ करना है। तो क्या एंट्री बन जाएगी? फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट, जो भी नाम दे लो उसको आप डेबिट कर दोगे, और करंट लाइबिलिटी को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? जी। आगे बढ़े तो इसके ऊपर हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है। मेरी बड़ी जबरदस्त राइटिंग है। ठीक है। ऐसी राइटिंग जो मेरा कोई टीचर इंप्रूव नहीं करा सकता, डंडे मार मार के, डंडे टूट के राइटिंग अच्छी हुई। एनीवेज, एबीसी इज एन इनकॉर्पोरेट बिजनेस, ठीक है, विच नीड टू रेज फंड्स टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी। ऑन 1 March X5 इट इश्यूज कितने जी? वन फिफ्टी। $150,000, 10% लोन नोट्स। ठीक है। रिडीमेबल है in 10 years time. Interest is payable half yearly at the end of August and February. Requirement क्या है? What accounting activities are required in the year ended 31st December 2000 X5? ठीक है जी। एबीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है अपना बिजनेस, और उसके लिए उसको प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, उसके लिए वो अपने लोन नोट्स इशू करती है 10%।
$150,000 के, जो कि रिडीम होंगे अगले आने वाले 10 सालों में। इंटरेस्ट जो है वो पेबल है हाफ ईयरली एट द एंड ऑफ अगस्त एंड फरवरी। अकाउंटिंग एंट्रीज पूछ रहा है आपसे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X5। ठीक है जी। अच्छा, सो हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी पीजी और मजेदार सा क्वेश्चन है जनाब। अच्छा जी, तो आइए इसको सॉल्व करें। तो जनाब, सबसे पहले 1 मार्च 2000 X5 हमने क्या हुआ था, लोन लिया था। क्या हुआ था? लोन लिया था। तो कैश डेबिट हो जाएगा 150 150,000 से, और लाइब्रेरी क्रेडिट। लोन नोट क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से? 150,000। 150,000 से। 31 अगस्त X5 को उस पे क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट जाएगी। ठीक है, उस पे फाइनेंस कॉस्ट जाएगी। तो इंटरेस्ट आपका डेबिट हो गया, कैश आपका क्रेडिट हो गया। कितने से? कितने से होगा? देख, 150,000 आपका लोन था, 10%। राइट। उस पे कितना अप्लाई होगा? 10% अप्लाई होगा। हम 6 महीने का दे रहे हैं अभी। अभी हम 31 अगस्त में, मार्च, काउंट कर लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने हो गए। जी। तो 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ? 7,500 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया, और कैश मेरा क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट हो गया। ठीक है, जी। फिर ईयर एंड हमारा क्या है, जल्दी से बताओ। मार्च, सॉरी, ईयर एंड अभी उसने सितंबर हम 31 2005। दिसंबर, अकाउंटिंग एंट्रीज 31 दिसंबर के लिए बन रही है, ये देख लो। जी। 31 दिसंबर है। ऐसे डेट्स का हमेशा ख्याल रखना है। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्स की गड़बड़ की वजह से ही 2 से 0 हो जाता है, और वही डिफरेंस बनता है 49 और 50 में, याद रखना। जी। तो जनाब, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने हुए? 4। 4 महीने हो गए। जी। तो 150,000 कितना था परसेंटेज सूद का, इंटरेस्ट का? 10। 10% ब्याज का। और कितने महीने? 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 महीने, कितना हो गया? 5,000। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट हो गई, कितने से? 5,000। 5,000 से। और इंटरेस्ट, आपका जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो गया 5,000। क्लियर है? जी। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको मैं प्यार से लिख रहा हूँ SOFP। SOFP में आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी नजर आ रही होगी, 10%। लोन नोट कितना? 12,500। 150,000। और 12,500। अबे लोन नोट्स 150,000 के लिए ना, के लिए जी। ना। जी। तो करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में आपके लोन नोट आ रहे होंगे। लोन नोट का इंटरेस्ट पेबल नजर आ रहा होगा आने वाले 4 महीनों में के अंदर अंदर, वो कितना है?
अच्छा 5000। ठीक है, जी क्लियर है? जी। आत्मा पे कोई बोझ? बोझ ही बोझ है इसको तो। है, ये बोझ उतर जाना चाहिए अब इतना। हाँ ये मतलब ये तारीफ तो होने अब तुम्हें है, ऐसे आ जाना तारीफें चाहिए कि मरते दम आगे तक पीछे याद बहुत रहे। होगी। ये याद अब हो गया कि लोन नोट क्या है और बोनस से क्या है, इशू से क्या है। सॉरी, ये तो सब याद हो गया कि लोन नोट क्या है, बोनस इशू क्या है, राउट इशू क्या है, शेयर इशू क्या है। ऐसा तो मुझे पहले भी याद नहीं होता, जैसा भी याद हो गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आगे चलो, प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं तो वो ट्रीट होंगे एज लोन नोट्स, और उनको हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? एज नेगेटिव। लाइबिलिटी। कहाँ पे? अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और डिविडेंड्स को हम ट्रीट करेंगे एज फाइनेंस चार्जेस, यानी कि इंटरेस्ट। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल हैं तो शेयर होल्डिंग जो है और एसोसिएट होंगे डिविडेंड से, और उसको एग्जैक्टली ट्रीट करेंगे जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग्स के डिविडेंड वगैरह होते हैं। अब हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो। एबीसी, a limited liability company, has share capital as follows। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 50 सेंट्स का 200,000। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, कैपिटल 50,000। इंटरम डिविडेंड वो दे रही है 12.5 सेंट्स पर शेयर का टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ईयर एंड डिविडेंड है 36.5%। रिक्वायरमेंट क्या? कैलकुलेट द अमाउंट शोन इन SOCIE, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप हम लोग क्या करते हैं जनाब? आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व। सॉल्व करते हैं। अगेन, मजेदार आसान हलवा। आयो, हलवा खाओ, प्रिपेयर्ड बाय मी। अच्छा जी, ये है। अच्छा जी, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे? कितने सेंट्स? 50 50। सेंट्स। तो कितने आ गए? 400 ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए, 400,000। इंटरम ऑर्डिनरी डिविडेंड, इंटरम ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना आ गया? फोर हंड्रेड थाउजेंड शेयर है। क्या प्राइस थी? 12.5 सेंट्स। सेंट्स यानी कि आप एक तरह से ले लो पैसा। ये आपके हो गए $50,000। ठीक है, अच्छा जी। फिर आ जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या आ जाता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड में आपका आगे कितने थे? 50,000 है, और वो आपको कितना दे रहा है? 8% दे रहा है, तो कितना आ जाएगा डॉलर? 4,000। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में टोटल सोशी में कितना चला जाएगा? डिविडेंड एक था आपका 50,000 और एक आपका 4,000, टोटल कितना चला गया? 54,000। और फाइनल डिविडेंड का जवाब ये है कि भाई
वो तब तक आप उसकी अकाउंट नहीं कर सकते, उसका अकाउंट फॉर नहीं कर सकते जब तक एजीएम जो है वो अप्रूव ना हो जाए। तो जाहिर है जब तक वो अप्रूव नहीं होगी तब तक उसकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी। आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाती है अब बात किसकी, इनकम टैक्स की। बचपन में आपने जो पढ़ा था वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पढ़ा था। अब आप कौन सा पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो कंपनी के लिहाज से इंडिविजुअल टैक्स। जिस तरह इंडिविजुअल्स एक इंसान टैक्स दे रहा है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है। सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप का आपने देखा कि टैक्स जो है वो इम्पोज होता है इंडिविजुअल्स पे रेदर देन बिजनेस पे। ठीक है। बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज होता है इंडिविजुअल्स में, सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप्स के केस में। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये इनकम जनरेट कर रही है, तो जाहिर है इससे भी टैक्स लिया जाएगा। तो टैक्स चार्ज जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस। और टैक्स लाइबिलिटी होनी चाहिए, अगर अभी आपने पे नहीं करा, इन फ्यूचर कर रहा है, तो वो टैक्स लाइबिलिटी नजर आनी चाहिए आपकी कहाँ पे, एसओ एफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है। और ऑब्वियसली क्या रेफर किया जाता है इसको, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स चार्ज जो है कंपनी का, क्योंकि ज़ाहिर है, और वैसे तो हम लोग इंटरनेशनल वेरिएंट पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जांपल यूके ही की ही भी जा सकती है। तो ट्रेडिशनली इसको कॉरपोरेशन टैक्स कहा जाता था। ठीक है। लेकिन अब इसको कंपनी इनकम टैक्स कहते हैं या इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है। तो इससे आप ये कंफ्यूज ना होना कि भाई ये कोई इंडिविजुअल अपनी सैलरी या अर्निंग्स में से निकाल के दे रहा है। भाई कंपनी अपना टैक्स खुद अपनी उसमें से पे ऑफ करेगी। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई डिटेल टैक्स नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो आप जाके टैक्सेशन के पेपर में पढ़ेंगे बड़े होके। और बस थोड़ा बहुत आपको जो पता होना चाहिए इस पेपर के लिहाज से, वो ये पता होना चाहिए कि किस तरह इनकम टैक्स चार्ज और लाइबिलिटी जो है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर हो सकती हैं। और एक सिमिलर आपको छोटी सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी बताने जा रहा हूं मैं। सही है। तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप आ जाता है इनकम टैक्स। ठीक है। तो इनकम टैक्स आपका आ जाता है एट द एंड ऑफ अ ईयर कंपनी फॉलोइंग डबल एंट्री क्या आ जाती है जी, इनकम टैक्स का डेबिट आ जाता है। और इनकम टैक्स जब ईयर एंड होता है तो उसको क्या एंट्री करनी पड़ेगी सर, वो एंट्री बनाओगे कि अभी पे नहीं करा, आपने करना है। तो इनकम टैक्स चार्ज डेबिट, यानी कि इनकम टैक्स आपका पीएनएल में डेबिट हो रहा है। इनकम टैक्स चार्ज आपका पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो रहा है। और इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है, अमूमन ये करंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप क्या है कि ईयर एंड होने के बाद एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाती है और पे किया जाता है। तो उससे रिलेटेड डबल एंट्री क्या है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी अब जरा आपने कैलकुलेट करा और पे कर दिया, पे कर दिया। कैलकुलेट करा और पे कर दिया। पे कर दिया, तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी और कैश क्रेडिट हो जाता है। फिर स्टेप 3 आता है। जिंदगी आपको पता है इतनी सिंपल नहीं है। जरूरी नहीं है जो आपने कैलकुलेट किया हो वो ही आप आपका टैक्स आ जाए और आप वो पे करके फारिग हो जाओ। जो आपने एस्टिमेट किया हो उतना ही आ जाए और आप पे करके फारिग हो जाओ, ऐसा नहीं, रियलिटी में होता नहीं है। कभी आपकी एस्टिमेशन से ज्यादा आ जाएगा, कभी आपकी एस्टिमेशन से कम कम होगा। आ जाएगा। ठीक है।
आपने एक प्रोविजन बनाया था, उससे ज्यादा आ गया या उससे कम आ गया, ठीक है। अगर आपने ओवर प्रोविजन कर लिया, यानी कि आपका जो एस्टिमेट था वो ज्यादा था, ठीक है, और अमाउंट जो आप पे कर रहे हो वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो आपका क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हो रहा होगा, और उसकी एंट्री क्या बनेगी? इनकम टैक्स लायबिलिटी डेबिट और इनकम टैक्स चार्ज क्रेडिट। जब जहरा आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया, तो अगले साल का जो चार्ज है वो रिड्यूस हो जाएगा अप्रोप्रिएट अमाउंट से, और अगले 1 या 2 साल तक करेक्ट चार्ज जो है वो आप रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। इसी तरह दूसरा केस भी आता है इसमें। इसमें दूसरा केस भी आ सकता है कि यार इंसान है, कभी ओवर एस्टिमेट कर रहे होगे, कभी अंडर एस्टिमेट कर रहे होगे, यानी कि एक्सपेंस ज्यादा आ गया और आपने कंप्यूट कम करा, तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस यहाँ पे आपका कैरेट फॉरवर्ड हो रहा होगा, और इनकम टैक्स चार्ज यहाँ इस केस में डेबिट हो जाएगा, और इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी। तो जिस तरह कंपनी अगर अंडर एस्टिमेट कर देती है, तो आने वाले सालों में अप्रोप्रिएट अमाउंट आपका इंक्रीज हो रहा होगा 1 2 साल तक, और करेक्ट चार्ज जो है आपको रिकॉर्ड करना होगा। सही है। सिंपल टर्म्स में इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे, वो इक्वल एस्टिमेट नहीं हो सकता भाई, या तो टैक्स लायबिलिटी आ रहा होगा या टैक्स चार्ज आ रहा होगा। अच्छा जी। तो अब हमारे पास फिर एक क्या आ रही है, एग्जाम्पल आ रही है कि एबीसी कंपनी कमेंस ट्रेड ऑन 1 जनवरी एग्जाम्पल 2004 and estimated that tax payable for the year ended 31st December X4 was 150,000. In September 2005, B company uh, received and paid a tax demand for 163,000 for the year ended 31st December X4. At 31st December X5, ABC estimated that ABC owed 165,000 for income tax in relation for the year ended 31st December X5. Requirement क्या है? Draw up the charge and income tax payable accounts for the year ended 31st December 2000 X4 and 5. ठीक है, चलो जी, आपके लिए अब ये वाली भी एग्जाम्पल पेश खिदमत है। ठीक है। टैक्स पेबल 2000 X4, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 150,000। ठीक है। सितंबर X5, बैंक आ गया आपका 163,000, बैलेंस फॉरवर्ड आपका आ गया 165,000, टोटल आ गया आपका। अच्छा जी। 2000 X4 में प्रॉफिट एंड लॉस 150,000, 2000 X5 में ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा होगा 150,000, अंडर प्रोविजन हुआ ये
जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है आपका 13,000, बढ़ के कितना हो गया 165,000, कितना आ गया 328,000। अब 2000 X6 में आपका बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड हो रहा होगा 165,000 का। अच्छा जी, अब ये सारा हुआ किस तरह, सवाल ये बनता है। अच्छा जी, ओवरऑल जो आपका एस्टिमेट था 2000 X4 में, वो कितना था 150,000 का। ठीक है, अगले सालों में X5 में आपने क्या कर दिया, उसने आप बताया कि भाई 13,000 से आपने अंडर प्रोविजन कर दिया, कितना कर दिया, अंडर प्रोविजन कर दिया 13,000 से। ठीक है, और X5 का उसने टैक्स पेएबल आपको बता दिया कितना है, 165,000। टोटल कितना आ गया, अगर आप डिफरेंस देखें, 165 और 13,000, 178,000। ठीक है, ये एक्चुअली टी अकाउंट बना रहा हूँ मैं एक तरह से। अच्छा जी, अब P&L में यहाँ पे कितना क्या होगा मेरे 150,000। अब जरा दोनों साइडों को बराबर करना है, 178,000, और ये P&L में मेरा एक्स्ट्रा चार्ज कितना चला गया, 28,000 का। ये हो गया मेरा बैलेंस। वैसे ही है। ठीक है, अच्छा जी, ये था हमारा इसका एरिया, किसका, आपका जी, फाइनेंस कॉस्ट और कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह का। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई सवाल वगैरह हो तो पूछो। सही है आज बस। गुड।